तो चलिए सर, रिवीजन कर रहे थे हम लोग इन्वेंट्री का, और कल के लेक्चर में क्विक मोड पे मैंने आप लोगों को मेथड सिखाई थी। आज तो जितने बच्चे कल बैठे थे वो भी नहीं बैठे। कौन कौन गायब है? वो बैठे थे कल। अच्छा, अब उनको समझ में आ गया कि आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो भाई आपने भी ये चैप्टर पढ़ रखा हो ना अभी, तो ही बैठना। पढ़ रखा है ना? हाँ ठीक है। तो सर, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज मेथड, फीफो लीफो मेथड हम लोगों ने सीखा, फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब बेसिकली उसके बाद मैंने इन्वेंट्री टेकिंग का आपको बेसिक भी सिखा दिया था कि इन्वेंट्री टेकिंग के अंदर किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले थे। तो आप आपकी चॉइस से करवाना चाहो तो बोलो, नहीं तो मैं मेरी चॉइस से करवा लूंगा। आप सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लो, सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, पर ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ना इन्वेंट्री टेकिंग का मैटर नहीं है। यहां पर तो आपको बेसिकली सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इसके अंदर केवल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपके लिए एक स्पेशल आइटम, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। इसके अंदर जो खास चीज है वो डिस्कस कर लेता हूं। देखो सर, इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल क्वेश्चन मानता ही नहीं हूं। इन्वेंट्री टेकिंग का नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है कि 31 मार्च का आपको इन्वेंट्री निकालना है, तो वो आपको 23 मार्च पे ले जाके खड़ा कर देगा, या 10 अप्रैल 15 अप्रैल पे ले जाके खड़ा कर देगा, या तो इसने आपको 1 साल पहले ले जाके खड़ा कर दिया। आपको इन्वेंट्री कब का दिया? 1 अप्रैल 21 का, और निकालना कब का? 31 मार्च 22 का। तो भाई साहब, पूरे साल की ही वर्किंग करनी है। और पूरे साल की वर्किंग इन द सेंस कि आप चुपचाप पूरे साल का क्या बना लो? ट्रेडिंग अकाउंट। बात खत्म। पीएनएल की जरूरत क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लो भाई, बस क्लोजिंग स्टॉक आ ही जाएगा उससे। बस उसमें क्या होता है, जनरली जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले ही निकाल लोगे और बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सर बढ़िया से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दो आप हमको। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दो। आई विल कॉल यू बैक आफ्टर माय लेक्चर। ठीक है, तो आप हमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दो। सेल्स आपने दे रखा है, तो मैं सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर और बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक निकाल दूंगा। पर सर इतना आसान नहीं है। इसमें एक आइटम इन्होंने क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021, a sum of 17,500 was written off on a particular item। मतलब पिछले साल 31 मार्च 21 मतलब पिछला साल, पिछले साल में इन्वेंट्री निकालते वक्त एक आइटम पर 17,500 रुपए राइट ऑफ कर दिए गए थे। दैट मींस उसका जो भी वैल्यू था उसको 17,500 से क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर हाउ मच? 50,000 रुपीज एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000। अभी मेरे को क्या मतलब तुमने ओरिजिनली उसको 50 में खरीदा हो, आज मेरी बुक्स में वो कितने पर दिख रहा है? तो तुमने 50 में से 17,500 तो क्या कर दिए थे? राइट ऑफ। तो बचा कितना? 32,500। तो मेरे इस ओपनिंग स्टॉक में ये 32,500 पे दिख रहा है सर, और तुमने उसको आज बेचा कितने में है? 45,000। तो इस पे जो मार्जिन समझ में आ रहा है कितना? बोला इस ट्रांजेक्शन के अलावा, बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। इस आइटम को छोड़ दो तो बाकी सारी सेल पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया आपने? 20%। तो अब पहले बताओ, ऊपर वाले पे कितना कमाया? 45 माइनस 32,500, और बचे हुए पे कितना कमाया? 20%। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसी एक वर्किंग बना लेनी चाहिए। क्या वर्किंग बनेगी? देखो ऐसी, आपका सेल कितना है? 12,45,000। उसमें से 12 लाख की सेल को अलग कर दो, 45,000 की सेल को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि 45,000 की सेल पर आपने 20% प्रॉफिट नहीं कमाया, उस पर अलग प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो 12 लाख की सेल पर 20% प्रॉफिट निकाला, कितना आया? 2,40,000। और वो 45,000 वाले पे कोई परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो उसकी कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट कितनी दे रखी है सर? बोलो 50,000। अरे नहीं, तुम्हारी बुक्स में कितने पर दिख रहा है? तो 50 में से 17,500 तो राइट ऑफ कर चुके थे ना, तो बचा कितना? 32,500। तो डिफरेंस निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 12,500। तो अब दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 252,500। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाके रख देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 252,500, और उधर बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आएगा 62,500।
Hence the value of closing stock is 60 to 500. This is not the normal question. ठीक है ना, एक ये अलग क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन तो इसके बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है सर, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट है क्या कि मैं मेरे हिसाब से करा लूं? चलो आ जाओ। 9th इलस्ट्रेशन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं समझाते जा रहा हूं। ठीक है, आपको इच्छा हो तो सॉल्व आप घर पे करेंगे, अभी सॉल्व करना है क्या बैठ के? तो रिवीजन में टाइम खराब होगा। ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड कर दूंगा मैं, अभी 1-2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, पर वो लॉ के भी हो जाएंगे जिनका मिस हुआ है, और ये भी अपलोड हो जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आपको कभी दिक्कत आए तो आप लेक्चर खोल के देख सकते हो, रिवीजन वाली जितने रिवीजन लेक्चर होंगे मैं सारे रिकॉर्ड करने वाला हूँ और सारे अपलोड होंगे। तो आपको क्विक फॉर्म में कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो आपको पूरा डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, आप ये रिवीजन लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो क्या बोलता है। हाँ जी, हाँ, बैरिंग द ट्रांजेक्शन इनटू दिस आइटम, पूरा पढ़ो आगे। तो बैरिंग द ट्रांजेक्शन किसके लिए बोल रहा है वो? हाँ हाँ, इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी सेल्स पर आपने 20% कमाया। ये थोड़ी बोल रहा है कि सेल्स में 45,000 शामिल नहीं है, ये कह रहा है कितनी सेल्स पर आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो बोले ये 45,000 वाली सेल पर आपने 20% प्रॉफिट नहीं कमाया, बाकी सेल्स पर आपने 20% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो बाकी सेल कितनी है? तो बोले 12/45 में से 45 हटा दो, तो बाकी सेल 12 लाख है। तो 12 लाख पे आपने 20% कमाया, लेकिन 45,000 पे आपने 20% नहीं कमाया। कितना कमाया वो बोला आप निकाल। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है, फटाफट फटाफट डिस्कस करते जाते क्वेश्चन। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April. ठीक है, मतलब हमने स्टॉक कब लिया? 15 अप्रैल को। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू ₹50,000। 15 अप्रैल को गोडाउन में गुड्स का कॉस्ट कितना आया? 50,000 रुपए। अब हमें 50,000 को उठाकर 15 अप्रैल से कहां तक लाना है? 31 मार्च तक। तो फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। ठीक है, आप अपना पेन पेंसिल जो भी उठाना उठा लो और पढ़ के डिसाइड करना कि ये ऐड होगा कि लेस होगा। पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले नीचे आके देखा करो आपको निकालना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। साहब, फिजिकल वैल्यू की वैल्यू? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मतलब मुझे फिजिकल स्टॉक निकालने के बाद वैल्यू पर भी पहुंचना है। तो मुझे हर वो एडजस्टमेंट करना है जो मुझे मेरी वैल्यू तक ले जाए, केवल फिजिकल तक ले जाए वो नहीं करना। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है सर? सेल्स हुई है 41,000 की, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000। अभी मेरे को क्या मतलब तुम्हारा सेल क्रेडिट हुआ कि कैश हुआ? सेल तो सेल है, गुड्स तो दोनों में बाहर जाएगा। तो 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में इतनी सेल हुई है सर 41,000 की, तो इतने गुड्स बाहर चले गए। तो अगर आप 15 अप्रैल से 31 मार्च पे आओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। चलो पहला डिसीजन तो अपना सही हुआ, ऐड। ठीक है, अब ऐड 41 करेंगे कि इसका कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे। कॉस्ट कैसे निकालें सर? अभी तक तो कोई डेटा दिख नहीं रहा, नीचे मिलेगा। तो नीचे भी नहीं मिला तो चुपचाप 41 ही ऐड कर देना, अज्यूमिंग इट टू बी कॉस्ट, पर नीचे मिलेगा डेटा। परचेज दिया है 5034 का, इंक्लूडिंग कैश परचेज। अभी मेरे को क्या मतलब, क्रेडिट परचेज भी मेरा परचेज है, कैश परचेज भी मेरा परचेज है, दोनों में गुड्स आ रहे हैं। तो 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये गुड्स प्लस हुए होंगे, तो उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे इनको? माइनस। और ये तो अपने आप में कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। अब सर आया सेल्स रिटर्न, तो मैंने आपको एक बात कल समझाई थी कि जो परचेस का करते हो परचेस रिटर्न का उसका उल्टा करना है, जो सेल्स का करते हो सेल्स रिटर्न का उसका उल्टा करना है। अग्रीड? तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनना। सेल्स को आपने क्या करा? प्लस, तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दो? माइनस। ज्यादा सोचना नहीं है, रिवीजन की बात कर रहा हूं। मेन क्लास में तो मैंने समझाया होगा कि क्यों अपन इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स जा चुके हैं, ये गुड्स क्या हो चुके हैं, सॉरी, ये गुड्स वापस आ चुके, उल्टा बोल दिया मैंने, ये गुड्स वापस आ चुके हैं, पर हमें इसको क्या करना है? उल्टा जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। पर ये सोचने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए बेहतर है आप ऐसा सोचे कि सेल्स का जो भी करा सेल्स रिटर्न को उसका उल्टा कर देंगे, परचेज का जो भी करेंगे परचेज रिटर्न का उसका
उल्टा कर देंगे। अच्छा, सेल्स रिटर्न भी सेलिंग प्राइस पर होगी, तो इसका भी जो एडजस्टमेंट है वो किससे करना है, एट कॉस्ट प्राइस। फिर क्या लिखा है, ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। 15 मार्च को 10,000 की सेल वैल्यू के गुड्स कस्टमर को भेजे गए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस या गुड्स ऑन अप्रूवल। समझ में आता है सबको, गुड्स ऑन अप्रूवल, ठीक है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, ठीक है। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। 40% गुड्स उसने 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिए, अप्रूव नहीं करे, रिजेक्ट करके लौटा दिए, तो वो वापस आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अब 15 मार्च को दिए थे कस्टमर को, 15 मार्च को कस्टमर को दिए थे, पर वो गुड्स 10 अप्रैल को 40% वापस आ गए, और बचे हुए की हमने बिलिंग कर दी कब, 16 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को तो वो स्टिल ऑन अप्रूवल है, पर मुझे बताओ इसका क्या होगा। हाँ, है तो अपने ही, सेल्स रिटर्न मान के माइनस क्यों करेंगे भाई, सेल्स माना नहीं पहले आपने, और अभी आप सेल्स रिटर्न मान लोगे। देखो, हाँ हाँ, जिसका बिल हुआ पर मैडम, बिल 16 अप्रैल को हुआ है, उसको अपन लेस कर देंगे, ठीक है। गाड़ी अटक गई देखो यहाँ पे, एक जवाब है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे सेल क्या मान रहे हैं, हाँ 4 वीक्स, तो 4 वीक्स कहाँ हुआ है, 15 अप्रैल से 4 वीक, 15 मार्च से 4 वीक कब होंगे, 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को तो 16 अप्रैल को बिलिंग कर दी ना बाकी के अपन ने, तो 16 अप्रैल को सेल मानेंगे ना उसको। 40% रिजेक्ट हो गए, कब मानेंगे, तुम ना टारगेट से भटक गए। अपने को इन्वेंट्री कब का चाहिए, 15 अप्रैल का, 16 अप्रैल का, 31 मार्च का। तो ये सोचो कि 31 मार्च को क्या हुआ, क्या 31 मार्च को ये अप्रूव हो चुके थे, नहीं। क्या 31 मार्च को रिजेक्ट हो चुके थे, नहीं। मेरे गुड्स केवल किसके पास रखे थे, कुछ बच्चे समझ गए थे यहाँ पर, मेरे गुड्स केवल किसके पास रखे थे, सामने वाले के पास थे, किसके, मेरे, रखे किसके पास थे, कस्टमर के पास। बस यही था 31 मार्च का पोजीशन था। बाकी उसके बाद जो भी हुआ है वो अभी समझेंगे अपन, बट मुझे एज ऑन 31 मार्च को ये पूरा स्टॉक को मेरा स्टॉक मानना है। अगर फिजिकल स्टॉक निकालने को बोलते तो ये मेरा स्टॉक नहीं है, क्योंकि फिजिकली किसके पास है, कस्टमर के पास है। पर ये वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने को बोलते तो ये किसका स्टॉक है, मेरा स्टॉक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये सारे गुड्स 10,000 रुपए की सेल वैल्यू के एट कॉस्ट प्राइस मेरे स्टॉक का पार्ट बने, क्योंकि 31 मार्च को ये गुड्स कस्टमर के पास थे, बट वो रिटर्न भी नहीं हुए थे और वो अप्रूव भी नहीं हुए थे। तो इन दैट केस वो मेरा गुड्स है, लेकिन रखा किसके पास है, कस्टमर के पास। तो ऐसा क्या करूं कि 31 मार्च का जो स्टॉक निकालो उसमें ये पूरे शामिल हो। तो उसके लिए पहले चेक करो कि 15 अप्रैल का जो स्टॉक आपने ऊपर लिया 50,000 रुपए का, उसमें इनमें से कितने गुड्स ऑलरेडी शामिल है। 15 अप्रैल को फिजिकली काउंट करा होगा, तो सर जो रिजेक्ट होके वापस आ गए होंगे वही काउंट में आए होंगे ना, जो उसके पास ही रखे वो तो काउंटिंग में आए नहीं होंगे। तो जो 40% है वो तो ऑलरेडी 15 अप्रैल की काउंटिंग में आ चुके, जो मैडम ने बोला 40% तो ऑलरेडी 15 अप्रैल की काउंटिंग में आ चुके हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बचे 60%, वो कस्टमर ने लौटाए नहीं, तो वो 15 अप्रैल की काउंटिंग का पार्ट नहीं बने। तो अब वो 31 मार्च को तो मेरा स्टॉक था ना, ठीक है, अप्रूवल हो गया बाद में, पर 31 मार्च को तो मेरा ही स्टॉक था। तो मुझे 15 अप्रैल से 31 मार्च पर आने के लिए अगर फिजिकल स्टॉक निकालना होता तो ये 40% भी क्या करने होते हैं, माइनस। पर मुझे फिजिकल स्टॉक नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ये 40% तो जुड़े हुए ही रहने दूंगा, इनका कुछ नहीं करूंगा, और जो बचे हुए 60% है ना, वो भी क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्योंकि फिजिकल स्टॉक नहीं निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और वो 60% गुड्स मेरे स्टॉक में शामिल नहीं है, पर है किसके अभी भी,
मेरे हैं, अप्रूव 16 अप्रैल को हुए ना, तो 16 अप्रैल को सेल मानना, 31 मार्च को तो मेरा स्टॉक है, तो 31 मार्च का स्टॉक निकालने के लिए 60% को आपको क्या करना है, प्लस करना है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अभी नीचे आओ सर, ये सब कुछ एट कॉस्ट प्राइस होगा। 10,000 को क्या माना आपने, सेलिंग प्राइस, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, वो नीचे कहीं ना कहीं अपने को ऑप्शन मिलने वाला है। अब अगला पढ़ो क्या बोल रहा है। जो ट्रांजैक्शन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे ना सर, उनको एलडीआर मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले नहीं करा है तो अब कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले पूरे पूरे क्वेश्चन रिवाइज करने की जगह खाली एलडीआर पॉइंट्स आप रिवाइज करेंगे, आपका समय बचेगा। सारा खेल एलडीआर का होता है सर, सारा खेल। आखिरी दिन का रिवीजन बिगड़ता है ना, तो ही बच्चा फेल होता है मैक्सिमम केसेस में, अगर वो प्रिपरेशन पूरी करके गया है तो आखिरी दिन के रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंट देना। और वो आखिरी दिन पे रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए 4 बार प्रैक्टिस करो। अभी मॉक टेस्ट, जो आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, उसमें 4 बार आप उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो पढ़ो क्या लिखा है। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, अब मुझे गुड्स मिले हैं 8,000 रुपए के मार्च में फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो यहां पर मैं किसी को गुड्स भेज रहा हूं कि कोई और मुझे गुड्स भेज रहा है, कोई और मुझे भेज रहा है, तो ये मेरे गुड्स नहीं है, मैं तो यहां पर एजेंट हूं। गुड्स तो उनके हैं, मुझे बेचने के लिए मिले। ठीक है, 20% गुड्स तो मैंने 31 मार्च तक ही बेच दिए थे, और बचे हुए 50% मैंने कब तक बेच दिए थे, 15 अप्रैल तक। तो अब मुझे बताओ, जब 15 अप्रैल का स्टॉक गिना गया होगा तो उसमें फिजिकल स्टॉक में इनमें से कितने गुड्स आए होंगे, 50%। अरे 8,000 में से कितने बेच दिए आपने, 20% तो पहले ही बेच दिए थे, बचे 50% और बेच दिए 15 अप्रैल तक, तो बचे कितने, 30% ही तो बचे हैं। तो आप जब 15 अप्रैल को काउंटिंग करोगे तो आउट ऑफ 100% 70% हैव बीन ऑलरेडी सोल्ड। तो फिजिकली मेरे पास कितना बचा हुआ है, 30%। तो 15 अप्रैल के स्टॉक में गिनूंगा तो कितने शामिल होंगे, 30%। हाँ या ना? पर क्या ये मेरा स्टॉक है, नहीं। तो कायदे से तो ये 15 अप्रैल के स्टॉक में भी नहीं शामिल होना था, पर हमने फिजिकली गिना तो उसमें आ गया। तो अब मैं कहां लेके जाऊंगा, अगर 31 मार्च पे लेके जाऊंगा तो ये जो 30% शामिल है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। समस्या ऐसे ही ट्रांजेक्शन में है आप लोगों को। ठीक है, तो जितना शामिल है उतने को माइनस कर दो। आपको तो अपना टारगेट क्लियर रखना है कि मेरे को 31 मार्च का इन्वेंट्री चाहिए, तो 31 मार्च के इन्वेंट्री में इसका स्टॉक कितना आना चाहिए था, बोलो, 0। तो सर 15 अप्रैल वाले स्टॉक को जब 31 मार्च पे लेकर जाना है, तो जितना इसमें से उसमें शामिल है उसको क्या कर दो, माइनस। क्योंकि मुझे 31 मार्च में इसका एक भी स्टॉक नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर इन्वेंट्री वाला चैप्टर ना इंस्टीट्यूट रेगुलरली नहीं पूछता है। अभी जून अटेम्प्ट में आया था मैडम, आया था, कैसा क्वेश्चन आया था, यही वाला आया था। अरे वाह यार, कितने लोग सही करके आए थे यार। देखो एक बात तो दिमाग में बिठा लो, बुक का क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो तो फिर तो भैया तुमको पास होने का अधिकार है ही, मान लो ये बात। बुक का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया और तुम वो गलत करके आ गए, तो उसी दिन सोचना कि मेरे को अब सीए छोड़ना पड़ेगा भैया, अब मेरे बस का नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। इधर उधर का प्रिपरेशन, ये कर लो वो कर लो, अरे पहले बुक कर लो। मैं बार बार कहता हूं, जो बच्चा अकाउंट्स में 40 नंबर भी नहीं ला पा रहा है, दैट मीन्स उसने स्टडी मटेरियल कोई ठीक से नहीं पढ़ा। अगर आप खाली इसी के क्वेश्चन करके चले जाओ ना, तो ही आपके 50-55 नंबर आ जाता है, ज्यादा ही आ जाते सर। और तो कम बोल रहा हूं, 50-55 तो बुरी हालत बता रहा हूं, ज्यादा ही आ जाते हैं। एग्जाम में इतनी बार कर लो इस स्टडी मटेरियल को, आपके पास समय था और करना चाहिए था, इतनी बार कर लो, ऐसी एलडीआर मार्किंग कर लो कि एक दिन पहले भी इसको पढ़ के जाऊंगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही मेरे को क्लिक हो जाए कि यार ये तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आते ही है कुछ ना कुछ। यहाँ से आप ये फाउंडेशन की क्या बात करो, इंटरमीडिएट में भी आते हैं, ठीक है, और कई बार फाइनल में भी आते हैं। पर फाइनल पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज अभी नया कोर्स आया तो उसका मैंने एनालिसिस नहीं करा, और पुराने कोर्स में तो आते थे। ठीक है, बट फाउंडेशन में अभी रिजल्ट से मत घबराना कि 14% रिजल्ट आया, खूब चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पर, इतना कम रिजल्ट, वी आर वेरी शॉक। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब बोल रहे हैं, भाई साहब तुमने ही फोर्स करा बच्चों को जून देने को, तैयार नहीं था, फोर्स से भी जून दिलवा दिया उसको। ठीक है, तो रिजल्ट तो कम होना ही था ना,
ऑब्वियस सी बात है, नया कोर्स आया, लोगों ने हल्के में ले लिया उसको। देखो जितने भी पुराने रिजल्ट्स को अपन एनालाइज करेंगे ना, हर बैच में, जैसे मेरे भी आप हर बैच के रिजल्ट देखोगे, हर बच्चे के किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 40 में मार्क्स होते ही होते हैं। कुछ बच्चों को छोड़ दो जो एक्सेप्शन होते हैं, जो 300 प्लस का स्कोर करते हैं, बाकी जो 300 के नीचे हैं तो उनके किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 40 का स्कोर है ही। ये फैक्ट बात है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। और अगर थोड़ा सा लेवल में बढ़ा दो तो बच्चा 40 के नीचे आ जाएगा, जो कि लेवल बढ़ा नए कोर्स के अंदर। तो उसके लिए थोड़ा समय बच्चे को चाहिए था। क्यों 2 महीने में पढ़ा के उसको फाउंडेशन, या तो उसको 11-12 से पढ़ाओ। आपको लगता है 2 साल पढ़ने जितना कोर्स है ये, पर बढ़ते हैं बच्चे, तो वो उस कारण से रिजल्ट डाउन हुआ है। तो आपको दिमाग में ऐसा कोई इंप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं कि फाउंडेशन का रिजल्ट अब टफ हो गया है। फालतू का माहौल दिमाग में मत बनाना, देख लेना अगले अटेम्प्ट में क्या होने वाला है। ये जो बच्चे अभी पास नहीं होना, सब पास होंगे सितंबर में, सब मतलब जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी वो पास हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए। रिजल्ट कम आया, रिजल्ट कम आया, ये सब चीजें देखना बंद कर दो। देख तो नहीं रहो ना सब, चलो अच्छी बात है। तो सर जितना भी इसमें 30%, 8,000 का 30% निकालो कितना होता है? 2,400। दिस इज सेलिंग वैल्यू की कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग लिखा है तो ये कॉस्ट प्राइस सीधा 2400 का आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले सारे सेलिंग वैल्यू थे। तो देखो नीचे लिख दिया, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, बात खत्म। तो उसमें सब में 20% हटाकर उनको कॉस्ट प्राइस पे एडजस्ट करना है। तो सर मेरी तरफ से ये क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन आज ही घर जाकर क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है, सारे क्वेश्चन एक एक बार मैं आपके सामने क्या कर दूं, डिस्कस कर लो और आप उनको सॉल्व कर ले। ये अप्रोच सही है कि आप बिठाकर सॉल्व करवाओ उसे? आई डोंट थिंक कि अब वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है, इन्वेंटरी टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। अब फिर आगे 10 अप्रैल को, द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड एन इन्वेंटरी फिगर ऑफ 16,75,000 एट अ कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट। ये 16,75,000 10 अप्रैल का फिजिकल इन्वेंटरी है कि नहीं, बोलो, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंटरी टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 68,750। मतलब 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में 68,750 का सेल किया गया, प्रॉफिट मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। फटाफट कैलकुलेटर पे मुझे इस सेल्स की कॉस्ट प्राइस निकाल के बता दो। अरे 33 ऑन कॉस्ट मींस 25 ऑन सेल्स, 68,750 का 25%। अभी ये रेट कन्वर्जन को लेकर तो कोई मगजमारी नहीं है ना किसी को, हाँ। ये कॉस्ट आ गई हमारी, जो भी आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, 51,560, परफेक्ट। Purchase for the next year amounted to 90,000 at cost less trade discount of 10%। अब यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं थी कि 90,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद वाली वैल्यू की पहले वाली। देखो सर अगर बाद वाली होती तो ट्रेड डिस्काउंट बताने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए पहले वाली वैल्यू है। 90,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, कितना बचेगा, 81,000 का परचेज हो गया हमारा। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000। मार्कअप प्राइस सेलिंग प्राइस को बोलते हैं सर, मतलब उसमें प्रॉफिट एडेड है। तो मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न्स। तो सर सेल्स रिटर्न हुई है 3,000 रुपए की, मुद्दे की बात यह है, और वो 3,000 रुपए क्या है हमारे लिए, सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो अगर कहीं और कोई रेट है तो ऊपर तो रेट दे रखा ना 33% ऑन कॉस्ट, उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट निकाल देना। जो सेल्स का कर रहे हो सेल्स रिटर्न का उसका उल्टा कर देना। After inventory taking, it was found that there were certain very slow old slow moving items costing 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer। अब देखो क्या हुआ, ऊपर के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पता है आप 31 मार्च के इन्वेंट्री पर पहुंच जाओगे। क्या सर, 31 मार्च के इन्वेंट्री पर आप पहुंच गए। अब उसके बाद वो आपको पता है क्या बता रहे हैं, कुछ आइटम्स की एनआरवी बता रहे हैं आपको। और मुझे बताओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या है,
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वो आपको एनआरवी बता रहे हैं कुछ आइटम्स की और ये दिखा रहे हैं कि देखो देखो इन आइटम्स की एनआरवी ना इनकी कॉस्ट से कम है, तो इनको एनआरवी पे लेकर आओ। तो ये अब अलग कहानी आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर जो नई बात है वो ये है कि आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के साथ साथ में कॉस्ट और एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट भी दिया। तो बोले अभी जो तुम 31 मार्च की इन्वेंट्री पे पहुंचे ना सर, उसमें से कुछ आइटम 11,250 के हैं जिनकी एनआरवी 5,250 विच शुड बी टेकन एट 5250। तो आपकी इन्वेंट्री में से कितने रुपए घटाओगे? 6,000 रुपए घटाओ। जो भी आपकी इन्वेंट्री आ रही 31 मार्च के, उसमें से 6,000 रुपए घटाओ, तो ऑटोमेटिकली उस इन्वेंट्री के अंदर 11,250 पे जो स्टॉक जुड़ा हुआ होगा वो कितने पर आ जाएगा? 5,250। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आया ड्यू टू हैवी फ्लड, फ्लड का माहौल चल रहा है अभी। कहाँ आगे बाढ़। ऐसे गधे मेरे कुछ रिश्तेदार इस टाइम पे मनाली घूमने गए, फंस गए, बड़ी मुश्किल से आए वापस। वो लोग कभी नहीं जाएंगे। मैं तुम गए क्यों? ये कोई टाइम होता कहीं जाने का? ठीक है, वो पहाड़ चढ़ेंगे। अरे इस टाइम पे कौन पहाड़ चढ़ता है? वो चढ़ना तो रतलाम के आसपास इतने बढ़िया पहाड़ है, वहां चले जाओ। ठीक है, अभी वहां क्यों जाना है आप लोग को? अभी तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए इस टाइम पर तो। ठीक है ना, आप अपना जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमको क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि इस सीजन में कहीं बाहर निकलना नहीं चाहिए। आप जितने भी पुराने चीजें पढ़ेंगे ना, उनके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि इस टाइम पर हमें, ये इस टाइम पर ना पुराने जमाने के लोग भक्ति करते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भगवान को याद करते थे बैठ के, कि बोले इस बहाने से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो उस जमाने से प्रथा चली आ रही, तो हम उसको फॉलो ही नहीं करते। हम लोगों को अभी घूमने जाना है। हर साल मॉनसून के टाइम पे 2-4 लोग, मतलब 2-4 तो के ज्यादा ही लोग निपट जाते हैं। क्यों? घूमने गए थे। घूमो अब, ठीक है, मत सीखो इतिहास से कुछ। तो सर ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। अभी कस्टमर को डिलीवरी देनी थी, उसकी शादी थी। ठीक है, उसमें उसने एक दिन पहले केक मंगवाया था, कोई सेरेमनी थी तो, और केक ही मेरे पास अगले दिन आया। अब किस काम का? समझ लो मेरी बात को। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। कस्टमर ने डिलीवरी देने से मना कर दिया, और अब मुझे किसी और को बेचना पड़ेगा ये जो भी आइटम है। तो 15,500 का था। अब मैंने सोचा यार अब किसी और को बेचेंगे, सस्ते में बेचो, निकालो यार, खत्म करो बात। तो 12,500 रुपए पे मुझे उसको बुक्स में दिखाना चाहिए। पूरी कहानी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो आप ही बताओ कितने पे दिखाना है। तो 15,500 का आइटम था, उसको 12,500 पे दिखाना, मतलब और आपकी इन्वेंट्री में से कितना घटा लूं? 3,000 रुपए और घटा लूं, दैट्स इट। फिर क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स। तो दैट मींस वो आपसे फिजिकल इन्वेंट्री नहीं पूछ रहा भाई, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहा है। भाई रिवीजन चल रहा है ना थोड़ा सा, आप लोगों को वापस से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 11 तो ये स्टॉक इन्वेंट्री है, बना लेंगे आप, फीफो वाला। 12 भी उसी पर बेस्ड है। आप आ जाइए आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। सर ये ट्रू और फॉल्स, इतने इतने ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं सर, जरूर पढ़ना सर, इसी में से आएगा आपके एग्जाम में जो भी आना है। 12-12 नंबर के ट्रू और फॉल्स आते हैं सर, छोड़ के जाने जैसी चीज है ही नहीं है। सारे चैप्टर के ट्रू और फॉल्स पढ़ने हैं आपको, एक भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए। और ट्रू और फॉल्स पढ़ने का तरीका मालूम है ना? पढ़ो, सोचो ट्रू निकला ट्रू, वेरी गुड। सोचो फॉल्स निकला फॉल्स, वेरी गुड। पर आपने ट्रू सोचा और फॉल्स निकल गया, या आपने फॉल्स सोचा और ट्रू निकल गया, क्या मार्क कर दो उसको? ये वाले ट्रू और फॉल्स तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़कर ही जाने। हाँ जी, 8th वाला देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, पर मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या शामिल होता है? इसी चैप्टर की थियरी में लिखा हुआ है कि क्या क्या शामिल होता है। प्लस गुड्स नहीं, अमाउंट इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो थियरी में लिखा हुआ है वहां। तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो जुड़ेगा ही, पर ये ऑल लिख दिया तो ऑल में तो सारी कॉस्ट आ जाती है ना। तो अब अगर मैं ऑल में ये मानूं कि बाकी सारी कॉस्ट भी जो इनवर्ड्स इनवर्ड्स परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रीट इनवर्ड, और गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा है, तो इस ऑल वाले शब्द के अंदर अगर वो भी आ गया तो फिर ये ट्रू है। और इस ऑल वाले शब्द के अंदर अगर वो नहीं आया तो फिर ये फॉल्स है। अब इन्होंने क्या माना है वो देखो, फॉल्स माना, क्योंकि इन्होंने माना कि ऑल वाले के अंदर वो सारी चीजें शामिल
नहीं है, तो इसको क्या मार्क कर देना चाहिए हमको, LDR। अब इसमें आपकी गलती नहीं है अगर आप एग्जाम में इसको ट्रू कराओ तो, क्योंकि ऑल लिखा तो है, ठीक है। जो मैं फ्रीट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये सारी चीजें इनकर कर रहा हूं तो वो ऑल के अंदर कवर हो सकता है, पर इन्होंने नहीं माना। इन्होंने माना आपने गुड्स खरीद 10,000 रुपए के, फ्रीट इनवर्ड लगा 5,000 रुपए, तो आपकी कॉस्ट हुई 15,000, तो इसके अंदर हमने वो 15,000 की बात नहीं करी, 10 की बात करी, इसलिए क्या है, फॉल्स। रीजन दिया है। हाँ हाँ, एबनॉर्मल नहीं आता ना, तो ये तो कॉस्ट ऑफ परचेज है भी नहीं, तो कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं है ये। अरे कॉस्ट ऑफ परचेज में तो ये आते ही नहीं ना, यूं भी कह रहा हूं। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज तो आते हैं, ठीक है, पर उसके अलावा बाकी कॉस्ट भी तो आती है। रीजन दिया हुआ है क्या नीचे? देखो, cost of inventory should comprise all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred to in bringing the inventories to their present location and condition। मैंने शब्द भी बोला था present location and condition, मतलब केवल cost of purchase नहीं, conversion cost और बाकी सारी cost जो goods को present location and condition तक लाने के लिए वो भी जुड़ेगी। और वो abnormal तो cost of purchase में नहीं आता, वो तो उससे बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इनको आपको जरूर ऐसी चीजों को LDR मार्क करना जो अपने को तकलीफ दे सकती है, ठीक है। अच्छी बात यह कि इंस्टीट्यूट ने जितने क्वेश्चन दिए सबके सॉल्यूशन दे दिए, जितने ट्रू और फॉल्स दिए सबके आंसर दे दिए विथ रीजन। सर 12 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके अगर आपने सारे चैप्टर्स के ट्रू और फॉल्स पढ़ दिए, इंक्लूडिंग थियरी चैप्टर्स। चलो सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्या कह रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और आप घर पे जाके इसको फटाफट फटाफट सॉल्व करके और क्लोज कर सकते हो। हर मॉक टेस्ट के पहले LDR करोगे आप, फुल कंटेंट को क्लोज करोगे। तुमको छुट्टी चाहिए छुट्टी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये चाहिए कल अगर आपका अकाउंट्स का पेपर है तो आज पूरा अकाउंट सुबह से लेकर रात तक में आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हमें मेन समस्या वहीं आ रही है, और फाइनल एग्जाम में जाके फंसोगे इससे। अभी से प्रैक्टिस करो उसकी, करोगे सब भिड़ जाओगे ये सोच के कि कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। नाश्ता वास्ता सब एक तरफ, सब ये लाओ घर वालों, में बाहर नहीं आऊंगा, ठीक है। पानी भी भर के पिलाओ मेरे को, 2-4 जूते मार लेना पर उठूंगा नहीं। ये करके देखो, ट्राई करके देखो। 4 टेस्ट में अगर आपने ट्राई कर लिया ना तो आप फेल नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है। ईमानदारी से अगर आपने ट्राई करा तो आप ऑनेस्टली यहाँ के टेस्ट दीजिए, चारों टेस्ट के एवरेज मार्क्स निकालना अपने, उससे 5-10 प्लस माइनस मार्क्स आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, मैं अभी आपको अश्योर कर रहा हूं। अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट दी तो, दोस्त से पूछ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो सब नहीं, कोई किसी के सामने साबित नहीं करना आपने, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करा है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है। X who was closing his books on 31st March 2022 failed to take the actual stock which he did only on 9th April, फिर से सर 9 दिन बाद, ठीक है, when it was ascertained by him to be worth 2,50,000। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को LDR जरूर मार्क करना, बताओ क्यों, बताओ क्यों। हाँ, वैल्यू ऑफ, आपका ये इकलौता क्वेश्चन है जिसने आपको क्या निकालने को बोला है, फिजिकल स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं बोला है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ही आ रहा है, इसमें क्या बोला है, फिजिकल स्टॉक। 2.5 लाख रुपए का स्टॉक आया 9 अप्रैल को। इट वॉज फाउंड that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and written inwards in the return book as and when the goods are received back। सर जिस दिन गुड्स को मैं बेचता हूं, मेरे यहाँ से गुड्स जाते हैं उस दिन सेल्स मान लेता हूं, और जिस दिन वापस आता है उस दिन सेल्स रिटर्न, मतलब इनवॉइस हो सकता है आगे पीछे बने, पर गुड्स मेरे यहाँ से गए तो मैं सेल्स मान लेता हूं, ठीक है। परचेज के लिए क्या माना, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड। तो सर सेल्स तो गुड्स के फिजिकल मूवमेंट से कनेक्टेड है, गुड्स गए तो सेल्स मानूंगा, गुड्स आए तो सेल्स रिटर्न, लेकिन परचेज गुड्स के फिजिकल मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं है। परचेज को परचेज तब मानूंगा जब उसका इनवॉइस रिसीव हो जाएगा, मतलब अगर मुझे गुड्स रिसीव हो भी गए पर परचेज का इनवॉइस नहीं आया तो मैं अभी उसको बुक्स में परचेज
नहीं मानूंगा, ये इनकी पॉलिसी है, हमें क्या दिक्कत है। It was found that sales between 31st March 22 and 9th April 22 as per the sales day book are 17,200। ठीक है, सेल्स आपको दे दी 17,200, परचेज दे दिया आपको 1,200। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वाज टेकन। 1,200 की परचेज हुई है लेकिन 500 के गुड्स फिजिकली रिसीव नहीं हुए हैं, तो 9 अप्रैल के फिजिकल काउंटिंग में ये 500 शामिल नहीं हुए होंगे। Goods invoiced during the month of March 2022, but goods received only on 4th April। अब मुझे क्यों रिसीव हो रहा है, मतलब मैंने परचेस करे होंगे, तो उनका बिल मेरा मार्च में बन गया था। तो मुझे बताओ मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको परचेस कब मांग लिया था, मार्च में, पर मुझे ये गुड्स रिसीव कब हो रहे हैं, 4 अप्रैल को। तो मेरी बुक्स में परचेस तो मार्च में मान लिया, पर फिजिकली रिसीव 4 अप्रैल को हो रहा है। तो मुझे बताओ अगर 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक निकालना रहा तो उस फिजिकल स्टॉक में ये गुड्स शामिल होने चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि ये रिसीव कब हुआ, 4 तारीख को। पर यही 31 मार्च का अगर आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना रहा तो ये शामिल होंगे, क्योंकि मैं परचेज मान चुका हूं इनको। अब इस क्वेश्चन ने आपको फिजिकल स्टॉक निकालने को बोला, इसलिए हम इनको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको अलग दे रखा है, ये इस ट्रांजेक्शन का नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट बना रखा, मतलब वो इस ट्रांजेक्शन परचेज पे काहे का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज तो 1,000 रुपए की हो गई अलग। नाउ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3 ऑन कॉस्ट, वो ऊपर के ट्रांजेक्शंस के लिए दे रखा है। और आपको निकालने को बोला वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, तो मैंने आपको फिजिकल स्टॉक का वैल्यू भी निकलवाया होगा क्लास में, और अगर वैल्यू निकालना तो वो भी निकालवाया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान रखना था कि जो गुड्स मार्च में बिलिंग हो गई लेकिन 4 अप्रैल को रिसीव हुए हैं, फिजिकल स्टॉक निकालने के लिए वो मेरे स्टॉक का पार्ट नहीं होंगे 31 मार्च के। और अगर मैं 31 मार्च का वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहा हूं तो वो मेरे गुड्स का पार्ट होंगे, क्योंकि मैं परचेज में शामिल कर चुका हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर वो परचेज में जुड़े हुए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक पे बन के बाहर तो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। पर इस क्वेश्चन ने आपसे फिजिकल स्टॉक मांगा है। बोलो साहब, इस क्वेश्चन में और कोई समस्या? सर उल्टा चलेंगे ना, 9 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो परचेज को लेस कर देंगे, सेल्स को ऐड कर देंगे, बात खत्म। परचेज में ये ध्यान रखना है कि 1200 में से 500 तो रिसीव ही नहीं होते, तो शामिल कितने थे, 700, तो रिवर्स भी कितने करोगे, 700 हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन इजी है, जो क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस करा ना ऊपर इलस्ट्रेशन में, उसी पर बेस्ड है, जिसमें आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पूरे साल का इन्वेंट्री दे रखा है, आपको डेटा दे रखा है, तो 1 अप्रैल 21 का दे रखा है और 31 मार्च 22 का निकालना है। फुल ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, इसमें वो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ जाइए, और 4th, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, इनको डिस्कस करके इस चैप्टर को अपन आज क्लोज कर देते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of rupees 6 lakhs after considering the closing stock of rupees 3,75,000। सर नेट प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख रुपए का, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया गया, 3,75,000 on 31st March 2022। Subsequently, the following information was obtained from the scrutiny of the books। क्या following information थी सर? Purchase for the year ended year included 15,000 paid for the new electric fittings for the shop। न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अब ये सब कुछ पढ़ने के पहले ना आप नीचे आ जाओ, और नीचे आके पहले पढ़ लो क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 22 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मतलब दो चीजें निकालनी है मेरे को, आपने जो गलतियां करी है उसके हिसाब से मेरे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है वो भी सही करो, और नया प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और उसके अलावा स्टॉक भी मुझे 31 मार्च का निकाल के बताओ। अब मुझे एक बात बता देना, मैंने तब भी आपसे बात बोली होगी कि इसके अंदर ना कुछ ऐसे आइटम्स आपको मिलेंगे जो हो सकता है मेरे स्टॉक को अफेक्ट कर रहे हो। हाँ, 31 मार्च का स्टॉक निकालने के लिए हो सकता है कुछ प्लस करना हो कुछ माइनस, तो मेरे स्टॉक को तो अफेक्ट करेंगे, पर जैसे ही मेरा स्टॉक अफेक्ट होगा क्या मेरा प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा सर। जैसे मेरा स्टॉक अफेक्ट होगा वैसे मेरा प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा। क्यों होगा सर, बताओ? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा।
तो स्टॉक का सीधा इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पर होता है। तो इसके अंदर हर वो आइटम जो मेरे स्टॉक को अफेक्ट कर रहा है वो मेरे प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। पर ये जरूरी है क्या कि हर वो आइटम जो मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है वो मेरे स्टॉक को भी अफेक्ट कर? सर कोई खर्चा कम रिकॉर्ड कर लिया, बढ़ा लो, उससे मेरे स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करी तो प्रॉफिट बढ़ा लो, कोई इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर ली प्रॉफिट घटा लो, बेड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करे रिकॉर्ड कर लो। अब ये सारे वो आइटम्स हैं जो मेरे स्टॉक को अफेक्ट नहीं कर रहे पर मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको दे रखे हैं ना, आपको उन एडजस्टमेंट में ये समझना है कि कौन सा एडजस्टमेंट मेरे स्टॉक को अफेक्ट करेगा, स्टॉक को करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट को भी करेगा, और कौन सा एडजस्टमेंट केवल मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से इसकी वर्किंग करनी है। आ जाओ पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एडजस्टमेंट किसको अफेक्ट करने वाला है। तो परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अब ये क्या है सर? सर परचेज इस साल की जो थी ना उसमें 15,000 रुपए ऐसे शामिल थे जो न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स शॉप के लिए खरीदी गई थी। तो न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स तो मेरे फिक्स एसेट में जानी चाहिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में। आपने उसको परचेज में क्यों शामिल कर दिया? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, तो अब न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए क्या करेंगे सर? परचेज में से माइनस और फिक्स एसेट में प्लस। क्या ये मेरे स्टॉक को अफेक्ट करता है? और सर वो परचेज में से हटेगा तो स्टॉक भी तो कम हो जाएगा ना। भाई साहब स्टॉक आपने फिजिकल काउंट से निकाला है और फिजिकल काउंट में आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स नहीं शामिल करी होगी, तो स्टॉक इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पे चल रहे हैं, तो स्टॉक परचेज और सेल पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो फिजिकल काउंट से निकला है। तो ये मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी क्योंकि मैं परचेज घटाऊंगा। अब मैं परचेज घटाऊंगा तो बोलो मेरा प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ जाएगा? सोचो। परचेज घटाऊंगा, आप मैथमेटिकली भी तो सोच सकते हैं ना कि मेरा डेबिट साइड कम हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के आ जाएगा। देखो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि दीज आर रिवीजन लेक्चर्स। ठीक है, आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जाना तो डिटेल्ड लेक्चर देख लो एक बार घर पे, पर ये रिवीजन सेशन में मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सर ध्यान से सुनने वाली बात कि मेरा परचेज घटा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपने यहां पर इस चीज को अगर करेक्ट करना है तो इससे आपके प्रॉफिट को आप बढ़ा लो तो आपका प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा, पर इसका स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा पर मेरे स्टॉक को अफेक्ट नहीं करेगा। अगला आ जाओ। हनुमान gave away goods value at ₹40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts। सर 40,000 के गुड्स फ्री सैंपल में दे दिए गए जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, क्या होगा बताओ? पर फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज, और वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अल्टीमेटली कहा जाता है। आपको पता है इसका मेरे प्रॉफिट पर एज सच कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, हालांकि मेरे स्टॉक पर तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं, पर प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो देखो ये आपके सामने ट्रेडिंग और पीएनएल है। अब मैं परचेज में से माइनस करके अगर इसको एडवर्टीजमेंट में प्लस भी करता हूं तो वो एडवर्टीजमेंट यही पीएनएल में आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जैसे मैंने परचेज को माइनस करा उधर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, दिख रहा है आपको, और जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट में प्लस करा तो नीचे मेरा नेट प्रॉफिट घट गया। अगर आपको फिर से समझाऊं, इधर देखो, जैसे ही मैंने परचेज माइनस करा, ठीक है, इधर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, और जैसे मैंने यहां कर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखाया तो मेरा नेट प्रॉफिट वापस से क्या हो गया? तो इस चीज के या तो आप दो इफेक्ट दो, पहले इसको प्रॉफिट में बढ़ा दो फिर इसको प्रॉफिट में क्या कर दो? कम कर दो, या तो फिर इसका कोई भी इफेक्ट मत दो। अच्छा यहां माइनस करके लिखने की जगह पर हम इसको अपोजिट साइड पे भी लिख सकते हैं, पता है आपको? बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और फिर यहां पर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो इसका नेट इफेक्ट तो जीरो ही आ रहा है ना, एक ही तो अकाउंट है ट्रेडिंग पीएनएल, एक बार क्रेडिट कर रहे हो एक बार डेबिट कर रहे हो, तो आपकी बुक ने इसको दो बार करा है, एक बार क्रेडिट करा है एक बार डेबिट करा है, नेट इफेक्ट फिर भी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि मेरे प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा सर, खाली खर्चे की कैटेगरी चेंज हो रही है। पहले वो परचेज की कैटेगरी में खर्चा बन के खड़ा था, अब वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में खर्चा बन के खड़ा है, तो उससे मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पर जरूर इफेक्ट आएगा। बट हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं।
क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो invoices for goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March 2022 but the goods were not included in stock. गुड्स को स्टॉक में शामिल नहीं किया गया था। तो 2.5 लाख रुपए के इनवॉइस 27 मार्च को रिकॉर्ड कर लिए गए पर उन गुड्स को स्टॉक का पार्ट नहीं बनाया गया। तो मुझे एक बात बताओ, आपने इनको परचेज में रिकॉर्ड कर लिया तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इनवॉइस रिसीव हो गए थे तो परचेज में डाल दिया, पर आपने इसको स्टॉक में नहीं जोड़ा। तो 31 मार्च के स्टॉक पे अब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो सर ये मेरे स्टॉक को अफेक्ट करेगा? हाँ करेगा। और जो चीज आपके स्टॉक को अफेक्ट कर रही है वो इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगी ही। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे तो यहाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, सॉल्विंग आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, in March 2022 goods of rupees 2 lakh were sold and delivered but taken in the sales for April। भाई साहब मार्च 2022 में गुड्स बेच दिए, डिलीवर भी कर दिए, मतलब फिजिकली भी हमारे पास नहीं है, पर इनको सेल माना कब गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? अप्रैल में। तो गलत है कि नहीं? इसको मार्च की सेल माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? पर मुझे एक बात बताओ, फिजिकली गुड्स मेरे पास थे क्या? फिजिकली जब गुड्स मेरे पास नहीं थे तो मेरे 31 मार्च के फिजिकल स्टॉक में शामिल नहीं हुए वो, तो सही बात भी है। जब बिक चुके तो शामिल होने भी नहीं चाहिए। तो अब आपके लिए स्टॉक में कुछ भी गलती नहीं है, बस आपको इस सेल्स को अब मार्च की सेल्स मानना है। तो आप मार्च में इसको सेल्स बनाओगे तो ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगला आइटम क्या कहता है देखो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, इन मार्च 2022 एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। अब कॉस्टिंग 75,000, उसमें से अलग से आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स इन मार्च। भाई साहब अप्रूवल अप्रैल में आया तो 31 मार्च को तो ये आपके स्टॉक का पार्ट होना चाहिए, आया ना? 31 मार्च को तो ये आपके स्टॉक का पार्ट होना चाहिए। इसको आपने मार्च की सेल्स कैसे मान लिया? तो सेल्स माना होगा तो एट सेलिंग प्राइस माना होगा ना। तो 75,000 का सेलिंग प्राइस निकालो, कितना आता है? 33 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3। 75,000 डिवाइड बाय 1/3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1/3, 25,000। तो 1 लाख का सेलिंग प्राइस हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? 1 लाख पे आपने इसको सेल्स मान रखा है। पहले तो उसको रिवर्स करो, सेल्स है नहीं मेरा अभी 31 मार्च को, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरी बात, क्या ये मेरा फिजिकल स्टॉक में शामिल रहा होगा? क्योंकि ये तो मैंने कस्टमर को दे रखा है, पर कायदे से स्टॉक है किसका? मेरा। तो मुझे नीचे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने को बोला है कि फिजिकल स्टॉक निकालने को बोला? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो ये मेरे वैल्यू ऑफ स्टॉक का पार्ट होगा, तो इसको मुझे अपने इन्वेंट्री में भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, बट इन्वेंट्री में जुड़ेगा एट कॉस्ट प्राइस 75,000। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे ना तो आप इसके प्रॉफिट के एडजस्टमेंट को प्लस माइनस से भी कर सकते हैं और अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। आपकी बुक ने ऐसा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा था वो यहां ब्रॉट डाउन कर दिया। और फिर जब जब आपको प्रॉफिट को बढ़ाने की इच्छा होगी, रूल क्या रहता है? माइनस प्लस, खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। जब जब आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आप उसको यहां क्रेडिट कर देंगे, जब जब प्रॉफिट को घटाना है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ऐसा बनाने की जगह आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, हाँ या ना? मैंने क्लास में स्टेटमेंट फॉर्म में कराया होगा शायद, दिखाऊं क्या इसका सॉल्यूशन? और आप देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वो आप स्टेटमेंट फॉर्म में चलाना। इन्वेंट्री की वैल्यू में एक ही एडजस्टमेंट करना है खाली आपको, दो एडजस्टमेंट, परचेज वाला 2.5 लाख का और गुड्स लाइंग विद द कस्टमर ऑन अप्रूवल 75,000 का, तो आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 7 लाख आ जाएगा। बाकी अगर आपको वो प्रॉफिट का इसका वो देखना है स्टेटमेंट वाला प्रेजेंटेशन, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको।
देखिए ये करवाया होगा मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन, एक तरफ मैंने प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाया, एक तरफ मैंने स्टॉक का स्टेटमेंट बनाया। जो जो चीजें प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही है तो वो आप प्रॉफिट में प्लस कर दीजिए, जो माइनस करना है माइनस कर दीजिए, और एट द सेम टाइम आपको जो स्टॉक को अफेक्ट कर रही है वो स्टॉक में जोड़ दीजिए। तो इसको मैं यहाँ पर अगर किसी को देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये प्रॉफिट का स्टेटमेंट है, क्या क्या इसमें ऐड हुआ, क्या क्या लेस हुआ, और ये आ गया आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें फ्री सैंपल को एक बार जोड़ के एक बार घटा दिया। आपकी बुक वाला प्रेजेंटेशन आपको करना है, उसमें अकाउंट बनाकर जो चीज आप प्लस कर रहे हो वहां क्रेडिट हो जाएगी, जो माइनस कर रहे हो वहां डेबिट हो जाएगी। सर बुक का प्रेजेंटेशन कर तो ज्यादा अच्छा है, यस, पर अगर आपको वो करने में दिक्कत आए तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर जब भी अपलोड होगा तो आपको जब भी देखना हो ये प्रेजेंटेशन तो आप इस लेक्चर को चला लेना, ये आपको उसके अंदर दिख भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और था ना, लास्ट क्वेश्चन जिस पर हमने बात करी थी बहुत सारी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का पंगा था जिसमें लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या बोल रहा है देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। अब ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें पीछे है अपन, और पीछे से कहाँ आना है अपने को, आगे आना है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 48 लाख। अच्छा इसके अलावा सर मैंने जो आपको शीट भेजी थी उसके क्वेश्चन आप कर लीजिए, जिनके पास स्कैनर है तो स्कैनर के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अगर आप मार्क कर रखे हो तो। और आरटीपी इंस्टीट्यूट की डाउनलोड कर रखी है आप लोगों ने, जून अटेम्प्ट की तो मैंने ग्रुप पे भेज रखी थी, सितंबर की भी भेज देता हूँ। वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, तो जो चैप्टर यहां खत्म करो आरटीपी का क्वेश्चन भी आप उसके अंदर का सॉल्व कर लो। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रुपीज 48 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30th जून। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 वर अनसोल्ड। अब अपन सीधा चल रहे हैं, तो कंसाइनमेंट पे गुड्स कुछ भेजे गए थे जिसमें से 2,40,000 रुपए के गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। तो क्या ये मेरा स्टॉक है? हमने भेजे थे और ये मेरा स्टॉक है, तो इसको मेरे पास फिजिकल स्टॉक में तो शामिल है नहीं, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टॉक किसी और के पास रखा हुआ। अब इस पर मानना यह है कि जो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे गए थे ना वो 23 जून के पहले ही भेज दिए गए थे, तो इसलिए 23 जून वाले स्टॉक में वो शामिल हुए नहीं। और अब हमें खाली ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वहां पर कुछ गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड, तो वो मेरा स्टॉक बन जाएगा। परचेज ऑफ रुपीज 4 लाख वर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। 4 लाख की परचेज कर ली थी आपने 23 जून से 30 जून के बीच में। सीधा चलने के लिए परचेज को क्या करना पड़ेगा, प्लस। पर उसमें से सर 1,60,000 रुपए के गुड्स 5 जुलाई को डिलीवर हुए, तो भाई साहब नीचे आके देख लो, फिजिकल स्टॉक निकालने को बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक? वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने को बोल रहा है सर। फिजिकल निकालने को बोलता ना तो मैं 2,40 के ही गुड्स यहाँ पर ऐड करता, क्योंकि 1,60 के तो रिसीव ही नहीं हुए जून तक। पर वैल्यू निकालने को बोला तो पूरे मेरे ही स्टॉक है, रिसीव हुए या नहीं हुए। फिर बोला सेल्स वर 13,60,000, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपके लिए एलडीआर है। सेल्स वर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th जून। तो पहली बात, अच्छा नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ लो, पहले 13,60,000 की सेल्स है जिसमें से 3,20,000 के गुड्स अप्रूवल पे दिए गए थे, ठीक है, और उसमें से आधे गुड्स 30 जून तक रिटर्न हो चुके हैं। फिर बोला गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। ठीक है, जो गुड्स है 2,40,000 रुपए के, उनको बेचा कितने में गया, 1,20,000 रुपए। आपको बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो आप वर्किंग देखिए यहां पर सबसे पहले तो दिस इज द वर्किंग जो आपको रेफर करनी चाहिए। देखो सर, आपकी जो सेल्स थी ना, मेनली ये सीखना है आपको, मेन 13,60,000 रुपए की सेल्स, उसमें से 3,20,000 रुपए तो गुड्स ऑन अप्रूवल थे, वो अलग कर लिए अपन ने, और 10,40,000 रुपए की सेल्स हो गई हमारी।
तो पहले 10,40,000 रुपए की सेल्स पे बात कर लो। तो इस पे इन्होंने क्या बोला आपको कि जनरल प्रॉफिट रेशियो हमारा है क्या 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पर कितना हो गया 20%। पर इसमें बोला कि एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसकी कॉस्ट 240 थी, हमने उसको बेचा कितने में 120 में, तो उस पर नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो नहीं लगेगा। तो फिर इस 1040 के भी दो हिस्से हो गए, 120 का जो सेल है वो अलग और 920 का जो सेल है वो अलग। ये जो 920 का सेल है ना, ये हमारे लिए नॉर्मल सेल है जिसपर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो उस पर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो तो आपका कॉस्ट आ गया कितना 7,36,000। लेकिन वो 120 वाला जो सेल है उसका कॉस्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा है कितना है, 2,40,000 दे रखा है, तो ये 240 उसका कॉस्ट हो गया। तो जो हमारा नॉर्मल सेल था 7,36,000 उसका कॉस्ट, और 2,40,000 रुपए जो हमने आइटम लॉस में बेचा उसका कॉस्ट है। दोनों को जोड़ा तो 9,76,000 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 23 जून से 30 जून तक जाने के लिए इस सेल्स को आप क्या कर देंगे माइनस। अब जो अप्रूवल वाले हैं उनका डिस्कशन अलग से करेंगे, क्योंकि टोटल सेल्स मेरी 13,60,000 थी, अभी तो आपने उसमें से केवल 10,40 की सेल का ही हिसाब करा है, तो बची हुई सेल 3,20,000। इसका क्या होगा, इसमें से इनका कहना है कि सर आधे गुड्स तो रिटर्न हो गए, मतलब क्या हुआ 23 जून से 30 जून के बीच में गए ऑन अप्रूवल और आधे वापस भी आ गए। तो पहले उन आधों की बात करूं जो रिटर्न हुए, क्या वो 23 जून को मेरे फिजिकल स्टॉक में थे, हाँ थे, उसके बाद अप्रूवल पे दिए और वापस भी आ गए। तो 23 जून वाले स्टॉक में जब वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सुनना ध्यान से, तो आप पहले बोलो गए तो माइनस करो फिर आए तो प्लस करो, तो इससे तो कोई इफेक्ट दो ही मत, क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो सर फिर जो अप्रूव हो गए, सर अप्रूव तो कुछ हुए ही नहीं, जो भी बचे हुए थे वो क्या थे, स्टिल ऑन अप्रूवल। तो जो स्टिल ऑन अप्रूवल थे, बोले उनका क्या करेंगे, बोले सर वो है उनके पास पर फिर भी इन्वेंट्री किसकी है, मेरी। और मुझे बताओ 23 जून वाली इन्वेंट्री में वो ऑलरेडी शामिल थे, उसके बाद गए और वापस नहीं आए, तो 31 मार्च की इन्वेंट्री अगर फिजिकल निकालने को बोलते तो हम माइनस कर देते, बट वैल्यू के लिए तो वो मेरी इन्वेंट्री है, उसमें तो अगर माइनस किया हुआ होता है तो हम क्या कर देते उसको प्लस। तो यहाँ तो ऑलरेडी 23 जून की इन्वेंट्री में वो जुड़ा हुआ ही है। आपको खाली ये समझना है कि ये जो अप्रूवल पे गए ना, ये 23 जून के बाद गए, तो जब 23 जून का फिजिकल स्टॉक काउंट किया गया होगा तो ये उसमें ऑलरेडी शामिल है। तो आपको तो 31 मार्च की इन्वेंट्री में भी इनको शामिल रखना है ना कि नहीं रखना। क्या इनमें से कोई भी गुड्स अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ है, हाया ना, पक्का ना। जब इनमें से कोई भी गुड्स अप्रूव ही नहीं हुआ है तो ये सारे के सारे स्टॉक है किसका, मेरा ही तो है। तो जो रिटर्न आ गया वो भी मेरा है, जो रिटर्न नहीं आया वो भी मेरा है। तो ये दोनों 31 मार्च की इन्वेंट्री में शामिल होने चाहिए, 30 जून सॉरी 30 जून की इन्वेंट्री में शामिल होने चाहिए। तो ये दोनों ऑलरेडी 23 जून की इन्वेंट्री में शामिल है, तो आप इनका कोई इफेक्ट ही मत दो, तो ये अपने आप आपके 30 जून के इन्वेंट्री में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। बताओ ये कितनों को समझ में नहीं आया, आ गया। तो आप इस बेसिस पर इन्वेंट्री के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ 23 जून। तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जितने क्वेश्चन है भिड़ जाओ, आने वाले किसी भी टेस्ट में इन्वेंट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगला सेशन रिवीजन का हम लेंगे बोनस एंड राइट इशू, एक ही लेक्चर में क्लोज कर देंगे उसको। आपका पहला टेस्ट कब है, 5 अगस्त। और कल बोनस एंड राइट इशू कंप्लीट करेंगे। संडे को प्रिपरेशन लीव चाहिए क्या, मंडे को भी चाहिए, कल बात करते हैं इस बारे में, चलो कल तो आओ फिर समझते हैं। थैंक यू।